सीटीयूज लड़ रही हैं तो आप उनके साथ हो, आप लड़ रहे हो तो सीटीयूज आपके साथ है, पेंशनर्स लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, ईपीएस 95 वाले हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर ओपीएस की लड़ाई है तो हम उनके साथ हैं। तो आज इस देश के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स को, और आप भी अपने अपने एरिया में अपने बैंकिंग सेक्टर के नेता ही हैं, आप सब साथियों, अभी मैं इसको देख रही थी जो प्रेस रिलीज है, इसमें जो लिखा है जो अधिकार नेशनलाइज बैंक्स को हैं वो प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉइज को नहीं। इसमें मेंशन्ड है कि किस तरीके से यूनियन बनाना मुश्किल होता है, बन जाए तो हरासमेंट कैसे होती, काम के घंटे जरूरत से ज़्यादा कैसे लेते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन अंडर आईटी एक्ट होता है लेकिन वहाँ वो अधिकार नहीं दिया जाता है। ये सब इसमें मेंशन है किस किस बैंक में किस तरीके की स्थिति है, इंक्लूडिंग कि इनके लिए रिटायरमेंट की 60 इयर्स है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 58 इयर्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर दी जा रही है प्राइवेट बैंक में, तमिलनाडु में मर्केंटाइल बैंक में ये सब दिया हुआ है। मैं जब आ रही थी तो साथी कह रहे थे कि लेबर कोड ला रही है सरकार और नोटिफाई करने वाली, नोटिफाई कर दिए हैं, 21 नवंबर को नोटिफाई किए गए हैं 4 लेबर कोड। तो ये जो प्राइवेट बैंक्स के मुलाजिमों के साथ हो रहा है ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है। तो लेबर कोड को समझिए, जो सब कुछ गैर कानूनी था उसको कानूनी बनाने के लिए लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। जितना वायलेशन लेबर लॉस का था उन वायलेशंस को लीगलाइज करने के लिए लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं इस इतिहास को कि इस देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूनियंस बने तो बनने के साथ ही देश के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की लड़ाई शुरू की गई। आज अगर राष्ट्रीयकृत बैंक एक मॉडल के रूप में सामने आए, एनिमल हस्बेंड्री को प्रोग्रेस दे पाए, हमारी खेती को प्रोग्रेस दे पाए, हमारे एमएसएमईज को प्रोग्रेस दे पाए, देश की विकास की प्रक्रिया में हिस्सा डाल पाए, तो ये दूरंदेशी थी उन बैंक यूनियन के लीडर्स की जिन्होंने अपने यूनियनाइजेशन के अधिकार के साथ साथ अपने लिए बायपार्टाइट सेटलमेंट के सिस्टम लेने की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने बैंकों के नेशनलाइजेशन की लड़ाई को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसके बिना इस देश की आज़ादी को महफूज नहीं रख सकते। देश की सॉवरेंटी को, देश के विकास की आधार को मजबूत करने का मतलब था कि बैंक्स का जो जनता का पैसा है और जिन बैंक्स में है वो पब्लिक का ही पैसा हो, वो गवर्नमेंट का ही पैसा हो, वो नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो सके। और इसलिए बैंकों की नेशनलाइजेशन के मुद्दे को ट्रेड यूनियन लीडर्स ने अपना मुद्दा बनाया और 23 बरस की लड़ाई के बाद हमें बैंक नेशनलाइजेशन मिला। आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन में कि प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई और गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉई के बीच में कितना अंतर है, उनके अधिकारों के बीच में। तो अधिकारों में भी अंतर है, उसके साथ साथ क्या प्राइवेट बैंक्स वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी से निकलती हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक निभाता है? क्या जनधन खोलने के समय में, जब रिसेशन के टाइम में और डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कौन था मैदान के अंदर? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैदान में थे। तो देश के वास्ते समर्पित फोर्स पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले मुलाजिम हैं वो कम देशभक्त नहीं, वो देश के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट बैंक के जो मालिक हैं उनकी पॉलिसी नहीं है। और सरकार आज किनकी सुन रही है? मैं कोर्ट्स और उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी पे जरूर कुछ कहूंगी अपने भाषण के अंतिम हिस्से में, लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? इंडिगो ने सरकार को घुमा रखा है। क्या इंडिगो और सरकार के जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं
उनकी मिलीभगत से हो रहा है कि या कुछ और कहानी है? जो भी है, बाकी एयरलाइंस पे डिस्ट्रप्शन नहीं आई, इंडिगो पे ही क्यों आई? और सरकार उनके सामने झुकती हुई क्यों दिख रही है? 2.5 साल से जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे नियम कानून तय हुए कि एयरलाइन के जो मुलाजिम हैं, पायलट एंड लैंड स्टाफ, उसके लिए क्या क्या सेवाएं होनी चाहिए, समय होने चाहिए, शिफ्टें होनी चाहिए, वो कानून इस देश के अंदर भी तैयार होता है। और हमारी सरकार कॉरपोरेट इंडिगो से, उनके मालिकों से उसको लागू नहीं करवा पाती है और वो रैंसम में पूरे देश को डाल देते हैं। और उसके बाद उनके आगे सरकार झुक करके उन नियमों को फिर उनके हिसाब से ले जाना चाहती। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर एक पायलट की जिंदगी की इनको परवाह नहीं है और उस पायलट के थ्रू जो कस्टमर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, जो उसमें जाएंगे, उन एयरलाइंस को इस्तेमाल करते हुए मुसाफिर, उनकी जिंदगी की परवाह नहीं है, उनकी सेवा शर्तों के ऊपर भी इनको चिंता नहीं है, तो फिर बाकियों की चिंता कहां से होगी? उसमें तो पूरी दुनिया की नजर लगी होती है ना। देशी विदेशी पर्यटक भी होते हैं, अपने देश के वासी भी होते हैं उन जहाजों के अंदर। और अगर उसमें पायलट की सेवाओं का ख्याल नहीं रखा जाए, शिफ्ट्स का ख्याल नहीं रखा जाए, टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखा जाए, उसके एक्सर्शन का ख्याल नहीं रखा जाए, तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। और ये भी कब हो रहा है? अभी तो 6 महीने बीते जो अहमदाबाद के अंदर हादसा हुआ था और झट से पायलट्स के ऊपर दोष थोपने की कोशिश की गई थी। इसलिए मैं आप साथियों से कहना चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट का दिल क्रोनी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, तो अपने मित्रों के लिए सिर्फ धड़कता है, आपके और हमारे लिए नहीं धड़कता है। इसलिए हमारा रास्ता तो सड़क पे आना ही है। हम तो इसी रास्ते को जानते हैं। जब से इस देश के अंदर यूनियंस बने, हमने अपने पुरखों से यही सीखा। इस देश के और दुनिया के मजदूरों ने, जब मजदूरों को जानवर सरीखे समझा जाता था, तब सबसे पहले आवाज उठाई थी, हम मानव हैं, जानवर नहीं। हमें ह्यूमन डिग्निटी चाहिए, लेबर की डिग्निटी चाहिए, काम के फिक्स घंटे चाहिए। ये लड़ाई 19वीं सदी में शुरू हुई। आज तो कोई भी बोर्ड लगा लेता है, ह्यूमन राइट्स की ये बॉडी है, ये संगठन है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, हम व्हाइट कॉलर्ड हों या ब्लू कॉलर्ड हों, हम फॉर्मल सेक्टर हों या इनफॉर्मल सेक्टर हों, हम झाड़ू लगाने वाले हों या हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हों, हैं तो हम सब श्रमिक ना। हाथ की मेहनत वाले, पैर की मेहनत वाले, दिमाग की मेहनत वाले, कलम की मेहनत वाले, हैं तो हम सब श्रमिक। तो इस मानव सभ्यता के अंदर हम जानवर नहीं, मानव है। इस डिस्कोर्स को, इस चर्चा को मजदूरों ने उठाया। और जब 1886 में शिकागो के अंदर पहली बार मजदूरों ने तय कर लिया, हम बार बार कह रहे हैं काम के घंटे सुनिश्चित करो, आप करते नहीं, तो आज से 1 मई से हम सड़कों पे आए, 8 घंटे का काम होगा तभी काम करेंगे। 4 दिन के बाद उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उसके अंदर बम विस्फोट करवाया गया, 8 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, खुद ही मालिकों ने हरकत कराई और मजदूरों के ही नेताओं पे केस डाले, उनको ही जेलों में डाला। उनमें से कुछ जेल में मरे और कुछ को फांसी लगाई गई। 1886 में जब उनके कपड़े खून से सने, तभी से उनका लाल झंडा बना, ये कहते हुए कि ये हमारी सैक्रिफाइस है। उसके 3 साल के बाद 1879 के अंदर अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 1886 भूलो मत और उस 1 मई को अपना के रखो और हर साल लड़ाई को आगे बढ़ाओ और काम के घंटे सुनिश्चित कराओ। डॉक्टर्स का मानना था 24 घंटे में 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के लिए, ये मानव के लिए जरूरी है। उस लड़ाई को श्रमिक संगठनों ने आगे बढ़ाया, तो कहीं जाके 1919 में
जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी तो हमारे को पहली कन्वेंशन मिली 8 के घंटे। आज ये जो लेबर कोड लाए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, हमें पहले से ही अनुभव है। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर सेवा शर्तों को देख लीजिए, काम को देख लीजिए, और वर्कमैन की जो सुरक्षा है, जो लीडरशिप की सुरक्षा है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। उस कंपैरिजन को हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी 150 वर्षों की लड़ाई से हमने श्रम कानून हासिल किए। उसी लड़ाई में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लिया। उसके बाद से उस एक्ट के तहत हमने रजिस्ट्रेशन हासिल की। आज उस ट्रेड यूनियन एक्ट को डंप किया जा रहा है कोर्ट के अंदर। ये भी नहीं हम भूले, हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन हमेशा ट्रेड यूनियंस के साथ खड़ा था, और हमारी ट्रेड यूनियन और हमारा मजदूर आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए जब हमने अपने देश की आजादी को हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, तो इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर हम आवाज नहीं उठाएंगे? हम अपने संघर्षों से लिए हुए अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे क्या? सरकार ये समझती है कि वो हमें कुचल सकते हैं, तो हमें भी बताना होगा कि हमें कुचला नहीं जा सकता। हमारा इतिहास बहुत गहरा है। उस जमाने से लिए हुए हमारे जितने लेबर राइट्स थे, आजाद हिंदुस्तान में भी लड़ना पड़ा, आजादी से पहले भी लड़ना पड़ा। तभी मैं बोल रही हूँ 150 साल से ज्यादा की लड़ाई है, संघर्ष है, जिसके चलते हुए हमें राज्य स्तर के कानून मिले और 44 हमें सेंटर के कानून मिले। उन 44 में से 16 कानूनों को, 15 कानूनों को तो रद्द कर दिया गया है, और बाकी जो 29 कानून हैं उनको रिपील किया गया है, और करके 4 कोड को लाया गया है। हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं। सरकार क्या कह रही है? आपका धर्म है, काम करते रहो, अधिकार की बात मत करो। हम कह रहे हैं कि हमारे काम के घंटे सुनिश्चित रहने चाहिए। सरकार कह रही है नहीं, 8 से 12 घंटे करो। और एक कॉर्पोरेट मित्र ने, नारायण स्वामी जी ने, क्या नाम है उनका, नारायण मूर्ति जी, नारायण मूर्ति कह रहे हैं 70 घंटे काम करो, 48 घंटे नहीं। आप वो जो सुब्रमण्यम है, वो नारायण मूर्ति से भी 4 कदम आगे बढ़ गए। वो बोले 90 घंटे काम करो, इतवार को भी काम करो, और अपनी पत्नी का मुंह देखने के लिए क्यों घर में बैठे रहोगे, संडे भी काम करो। अरे मिस्टर सुब्रमण्यम, महिलाएं भी काम करती हैं, आप उनको कैसे भूल गए? वो भी तो बैठी है ना यहाँ, वो हर सेक्टर में काम करती हैं, तो फिर दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना है ना। आप बोल क्या रहे हैं? जेंडर इनसेंसिटिव भी है और आप मानवता के विरोधी भी हैं। ये जो सब डिस्कोर्स चल रहा है, इसी डिस्कोर्स की बैकग्राउंड में ये लेबर कोड आए हैं, और बहुत सारी स्टेटों के अंदर राज्य स्तर पे उन नियमों को चेंज करने के लिए काम के घंटे बढ़ाए गए। फिर ये फिक्स टर्म ले आए। अगर फिक्स टर्म को कानून बना दिया जाएगा, अभी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इस देश में नहीं था। बहुत सारे सेक्टर में अभी भी कुछ महीनों का काम मिलता है, 6 महीने का मिलता है, साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आज भी जिंदा है। उन फिक्स टर्म एम्प्लॉयज की दिक्कतों को देखते हुए, उनके कष्ट को देखते हुए, उनके ऊपर जो अमानवीय व्यवहार होता है उसको देखते हुए हम फिक्स टर्म को खतरनाक मानते हैं। लेकिन लेबर कोड फिक्स टर्म को नॉर्मल कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना। अगर सरकार खुद ही ऐसे कानून ला रही है तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो फिर सरकार के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में, प्राइवेट बड़े क्षेत्र में एक सपना हो जाएगी। इसलिए ये लड़ाई केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की नहीं है, जिसको AIBA, AIBOA के साथी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या UFPU इसको आगे बढ़ाना चाहेगा। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है सबकी।
क्योंकि जो मिला हुआ है, जिनको मिला हुआ है, उनका भी छीनने की तैयारी हो रही। इसलिए ये लेबर कोड लेबर पॉलिसी के साथ आए और लेबर पॉलिसी में स्मृतियों का जिक्र किया गया है। वो स्मृतियां क्या कहती हैं? लेबर एक धर्म है, ये अधिकार नहीं है, ये आपके राइट्स नहीं है। और उसके साथ साथ जो लेबर पॉलिसी बनाई है उसमें ट्रेड यूनियन नाम का जिक्र ही नहीं है, उसमें इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड का जिक्र ही नहीं है, उसमें लेबर कोड्स का गुणगान किया गया है और उस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ ये पूरी लेबर पॉलिसी और ये लेबर कोड्स लाए गए हैं। इस बैकग्राउंड के अंदर आप और हम जगह जगह पर हर हिस्से में आंदोलनों में हैं। आप हमेशा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ खड़े रहे हो, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूनाइटेडली उन आंदोलनों का समर्थन करते रहे और उसी तरीके से आप लोगों के संघर्षों में, आप लोगों की लड़ाइयों में हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सबको मोबिलाइज करते हुए कलेक्टिवली आपके आंदोलनों और आपकी मांगों का समर्थन करते रहे। आज यही वक्त है, जो हिस्सा लड़ रहा है बाकियों को उसके साथ खड़े होना चाहिए। किसान लड़े तो हम उनके साथ थे, हम लड़ रहे हैं तो किसान हमारे साथ है। अगर सीटीयूज लड़ रही हैं तो आप उनके साथ हो, आप लड़ रहे हो तो सीटीयूज आपके साथ है। पेंशनर्स लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, ईपीएस 95 वाले हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर ओपीएस की लड़ाई है तो हम उनके साथ हैं। तो आज इस देश के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचला जा रहा है, अपनी डेमोक्रेसी और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन आंदोलन को ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उसी लड़ाई से अंग्रेजों को ललकारते हुए आगे बढ़े थे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को पता है, हमारे देश के मजदूर ने जब सबसे पहला एक्शन लिया और अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल आए और बाहर बैठ गए, हम काम नहीं करेंगे, 6 महीने से वेतन नहीं मिला, तुम 17 घंटे हमसे काम लेते हो, उस मजदूर को नहीं था जो उसने एक्शन लिया। वो बाद में किताबों में लिखा जाएगा कि इसको हड़ताल कहते। उसको नहीं मालूम था कि मैं सारे मजदूर सड़क पे आके लड़ रहे हैं तो इसको यूनिटी कहा जाएगा, और अगर हम इकट्ठे होके मोर्चाबंदी करते हैं तो इसको यूनियन कहा जाएगा। ये वो नहीं जानते थे। ये मैं लगभग 198 बरस पहले की बात कर रही हूँ। 1827 में हमारे देश के मजदूर ने पहला कदम उठाया। आज हम 2025 में 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में उस समय से लेके आज तक संघर्षों से जो पाया है वो हमारे से छीना जाए, उसकी तो इजाजत हम नहीं दे सकते। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि अपनी जायज मांगों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देशभक्त हैं, आपने इस देश को बचाया है। 2008 के अंदर पूरी दुनिया में मंदी आई, लेहमैन ब्रदर्स फेल हो गया, उसके बाद 250 से ज्यादा बैंक फेल हो गए, उसके बाद इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी फेल हो गई, उसके बाद बहुत सारी और कंपनियां फेल हो गई, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। हिंदुस्तान क्यों बचा? क्योंकि लगातार हमारी बैंक यूनियंस ने और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने निजीकरण के विरोध में लड़ाई लड़ी और पब्लिक सेक्टर की रक्षा की लड़ाई लड़ी। ये पब्लिक सेक्टर के बैंक से जिनके चलते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी झेल पाई उस रिसेशन और मंदी को। हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर केवल इंपैक्ट हुआ था, हमारे हीरे जवाहरात का सेक्टर इंपैक्ट हुआ था, हमारा कारपेट का सेक्टर इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि उनको फॉरेन से ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर्स आने बंद हो गए। लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर की सुरक्षा के चलते हुए जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने न्यू लिबरल इकोनॉमी के खिलाफ लगातार लड़के उसको बचा के रखा, उस कैरेक्टर को, उस वजह से हमारा देश बचा। किसी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से बचा। इसलिए हमारा ये मानना है साथियों कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथी हैं उनको कमर कसनी ही होगी कि वो नेशनलाइजेशन की आवाज उठाए, और जो नेशनलाइज्ड बैंक है
उनकी यूनियंस तो पहले से ही कह रही हैं कि इनको नेशनलाइज करो। आज के दौर में जब अर्थतंत्र इतना खतरे के हालत में है, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी घनिष्ठ होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा गहरी होती चली जा रही है, जब किसानों की खेती का मुद्दा संजीदा होता चला जा रहा है, खेती संकट के अंदर है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर याद करना चाहिए बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद इस देश को विकास की ऊंचाइयां मिली थी। नेशनलाइजेशन के बाद केवल बैंक्स नेशनलाइज नहीं हुए थे, इंश्योरेंस भी हुआ था, आपकी खदानें हुई थी, आपके बहुत से और जो मेटलिक सेक्टर से वो हुए थे, फिर पब्लिक सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ था। उन्हीं रास्तों से हम लोग यहाँ तक आए और अब वो पब्लिक सेक्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख का नासूर बन गए हैं। वो खुद अनाउंस कर दिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर के समेत 100 को मैं वाइंड अप कर दूंगा। ये कैसी सरकार है? अपने ही देश को विकास देने वाले सेक्टर को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। ये इसी रास्ते पे निकले हुए हैं, लेकिन जो उनके इन रास्तों का विरोध करते हैं वो यूनियंस है, तो इसलिए यूनियंस को पीटना है तो लेबर कोड्स ले आओ, इनके सारे अधिकारों को छीन लो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये अलग नहीं है। और ये दुनिया के हर देश में देखा जा रहा है, जहां जहां सरकारें निजीकरण के रास्ते पे बढ़ी हैं, वहां वहां ट्रेड यूनियंस को कुचलने के कानून बनाए गए हैं। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ये मान के चलिए, बिल्कुल जिंदा दिली से, पूरी बहादुरी से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हाथ उठाना, उंगली उठाना, आंख में आंख डाल के सरकारों से और मैनेजमेंट से बात करना, ये हमारा अधिकार है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के इस अधिकार को हमें दिलाया है। इस ताकत को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आपसे एक बार और कहूंगी कि साथियों, जब भगत सिंह भी बटुकेश्वर दत्त के साथ पार्लियामेंट के अंदर, यही पार्लियामेंट थी, ये पुरानी वाली जो पार्लियामेंट है, अब तो नई में शिफ्ट हो गए, इसी को असेंबली बोलते थे। यही भगत सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ उस पटाखे को शोर मचाने के लिए वहां पर फोड़ा था, किसी को हताहत करने के लिए नहीं, वो बम शोर के लिए था, बहनों को सुनाने के लिए था। उसके अंदर 3 कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई गई थी और उसमें से एक मांग हमारे मजदूरों की थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। तो हमारे देश के मेन स्ट्रीम स्वतंत्रता सेनानी, हमारे रेवोल्यूशनरीज, हमारे अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज, सब ने उस समय के ट्रेड यूनियन आंदोलनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनका समर्थन करते हुए, आजादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी को स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़े थे। इसलिए आज के हुक्मरान वो हैं जिनको आजादी के आंदोलनों से कोई लेना देना रहा नहीं, इसलिए वो समझते नहीं हैं कि आजादी के मायने क्या होते हैं। आज इस देश की सॉवरेनिटी को खतरा है, इस देश की डेमोक्रेसी को खतरा है, इस देश की स्वतंत्रता को खतरा है, और इस खतरे को बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा दिया जाएगा अगर निजीकरण बढ़ेगा। तो इसके खिलाफ लड़ाई आज की देशभक्ति की लड़ाई है। मैं ये कहूंगी एक किस्म का सेकेंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, बल्कि थर्ड कहना चाहिए। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में था, उसके बाद सेकेंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस चली, 1947 में हम आजाद हुए, और अब ये हुकूमत आके फिर से हमें गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है। तो ये हमारी थर्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। हम अपनी आज़ादी को, अपनी सॉवरेनिटी को महफूज रखना चाहेंगे, और उसमें बैंकिंग सेक्टर की यूनियनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आने वाले दिनों में आप लोगों का समर्थन करते हुए मैं आपसे कहूंगी, इस वक्त 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खिलाने की बात की जा रही है। अरे खेती के संकट को सुधार लो ना, उसके लिए तैयार नहीं हो। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद हमारी खेती में उभार आया था। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद हमारे पशुपालन का काम बढ़ा था। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद एमएसएमईज का काम बढ़ा। ये कौन है जिनके बच्चे 5 साल की उम्र से नीचे कुपोषण से मर रहे हैं? मेरे असंगठित मजदूर के बच्चे मर रहे हैं, जो बेइंतहा गिनती में हैं,
67 करोड़ इस वक्त लेबर फोर्स है हिंदुस्तान में, उसमें से सिर्फ 7-8 करोड़ है जो किन्हीं ना किन्हीं कानूनों से प्रोटेक्शन पाए हुए, बाकी किन्हीं को भी कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है। तो जिनको कानूनी प्रोटेक्शन है उनको बिना कानूनी प्रोटेक्शन वाले मजदूर की श्रेणी में खड़ा करना चाहते। इसलिए काम करना धर्म समझो, अपने अधिकारों की बात नहीं करो। हम जो असुरक्षित है सुरक्षा के दायरे में लाना चाहते थे, अब ये जो सुरक्षित है उनको असुरक्षा के दायरे में फेंकना चाहते। तो ये सीधा सीधा सवाल जुड़ा है अपने देश के मानवों के साथ, अपने देश की आजादी के साथ, अपने देश के विकास के साथ। इसलिए आपकी लड़ाई अपने सेल्फ के लिए नहीं है, अपने मुल्क के लिए लड़ाई है। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और AITUC की तरफ से पूरे समर्थन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।